गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अपनी थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देखा था और जो इसका स्पेक्ट्रम है उसके बारे में बात की थी। आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति या लक्षण कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर उसकी नेचर क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है कि दोलायमान कण द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर उत्पन्न होती हैं। ठीक है। तो जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए क्या करती हैं, स्रोत का काम करती है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का अगर अपन समय एकांक के समय के सापेक्ष एकांक समय में परिवर्तन से क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र में एकांक समय में परिवर्तन से क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए स्रोत का काम करती हैं। ध्वनि तथा तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंग विकिरणों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। जिसके वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। तो ध्वनि और अगर अपन दूसरी तरंगों की बात करें जल तरंगों के लिए, ठीक है, तो उनके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। नेक्स्ट है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के दोनों घटक अपनी आवर्ती तथा तरंगों द्वारा पहचाने जाते हैं, अर्थात समान होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के दोनों घटक कौन से हुए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र। अर्थात विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की क्या आवर्ती और तरंगदैर्घ्य दोनों घटकों की समान होती है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि चुंबकीय क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य अलग है और विद्युत क्षेत्र की अलग है। ठीक है। दोनों घटकों की क्या आवर्ती और तरंगदैर्घ्य समान होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवर्ती ऊर्जा के साथ क्या होती है, समानुपाती होती है। ईएम वेव्स की जो एनर्जी है वो क्या ऊर्जा के समानुपाती होती है, अर्थात अपन देख कह सकते हैं कि न्यू समानुपाती है ई के। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी तरंगदैर्घ्य के अनुसार व्यवस्थित करने पर क्या स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसकी वेवलेंथ के अनुसार अरेंज करें, ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये विकिरणें अनेक प्रकार की होती हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा, पहले लेक्चर्स में देखा था कौन कौन सी थी, जिसमें अपन ने पढ़ी थी कॉस्मिक रे, ठीक है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, ठीक है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, जिसके अंदर अपन ने दो देखे थे, फार इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रो रे और रेडियो वेव्स। ठीक है। इन सभी विकिरणों के उपयोग अलग अलग होते हैं। ठीक है। अलग अलग लेमडा पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है, वेवलेंथ का यूज़ लेते हैं अपन। ठीक है। तो इनके यूज़ भी अलग अलग होंगे। चूँकि विद्युत चुम्बकीय विकिरणें तरंग प्रकृति की होती हैं, ठीक है, अतः स्पेक्ट्रोमिकी को समझने के लिए तरंग प्रकृति की जानकारी होना आवश्यक है। स्पेक्ट्रोमिकी को में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से शब्दावली, ठीक है, यूज होती हैं और इनकी परिभाषा क्या है, इन ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन रखती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं तरंग गति, जिसे अपन वेव मोशन कहते हैं। तो वेव मोशन क्या है, देखिए कि तरंगों का गमन करना ही क्या कहलाता है, वेव मोशन कहलाता है। इसको अपन डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है। मतलब तरंगों का जो उभार होता है वो क्या कहलाते हैं, सरंग कहलाते हैं, और जो दो सरंगों के बीच में बराबर जो दूरी होती है उसे अपन लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। अगर उभार ऊपर है तो उसे सरंग कहते हैं, और अगर उभार नीचे है, ठीक है, इन उभारों को नीचे की तरफ क्या कहते हैं, ग्रथ कहते हैं। ठीक है। तरंग नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य कि तरंग में दो क्रमिक सरंग या ग्रथ के मध्य दूरी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे अपन लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दो क्रमिक सरंग और ग्रथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, लैम्बडा या वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है। अब अपन लैम्बडा को निम्न इकाइयों में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो वेवलेंथ प्रदर्शित करने की इकाइयां हैं
वो कौन-कौन सी हैं? पहली है कि 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर के बराबर। दूसरी है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻6 मीटर या 10⁻4 एंगस्ट्रॉन के बराबर। अगर अपन 1 मिली माइक्रोन की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है 1 मिली माइक्रोन 1/1000 माइक्रोन, अर्थात तो अपन कह सकते हैं 10⁻³ या फिर 10⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻9 मीटर 1 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। अगर अपन नैनोमीटर में प्रदर्शित करें, मोस्टली नैनोमीटर में अपन यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर या फिर 10⁻9 मीटर के बराबर। 1 पिकोमीटर की बात करें तो 1 पिकोमीटर 10⁻10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि मिली माइक्रोन व नैनोमीटर दोनों मात्रक दर्शीय व यूवी किरणों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो यूवी और विजिबल लाइट है वो किस में? मिली माइक्रोन या फिर नैनोमीटर के में मापी जाती हैं। सेकंड है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, कि किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है, ठीक है। किसी बिंदु से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या अर्थात प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य को अपन क्या कह सकते हैं? आवर्ती कहते हैं, जिसे अपन न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्ती की इकाई क्या है कि चक्र प्रति सेकंड या फिर दोलन पर सेकंड या फिर साइकिल पर सेकंड, जिसे अपन सीपीएस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर अपन आवर्ती की इकाइयों की बात करें तो 1 हर्ट्ज बराबर 1 सीपीएस होता है और 1 किलो हर्ट्ज क्या होता है? 1000 हर्ट्ज के बराबर। और 1 एमएच महाहर्ट्ज किस बराबर होते हैं? मीटर हर्ट्ज क्या होता है? 10⁶ हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। तो अगर अपन फॉर्मूले में देखें तो सी क्या है? सी बराबर न्यू लैम्डा, ठीक है। और अगर अपन आवर्ती का फॉर्मूला से निकालें तो न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। और सी यहाँ पर क्या है? वेग है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर अपन ई ये फॉर्मूला जानते हैं ई बराबर एच न्यू, ठीक है। तो अगर अपन इससे ई की वैल्यू निकालें, ठीक है, और न्यू की वैल्यू अगर यहाँ पर लिखें तो क्या होता है? ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा, ठीक है। ये एनर्जी, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है वेव नंबर, तरंग संख्या। ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को अपन क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं, जिसे अपन न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्या कहलाता है? तरंग संख्या, जिसे अपन न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू बार क्या हो जाएगा? न्यू बार बराबर 1/λ। चूंकि सी बराबर क्या था? न्यू लैम्डा था, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन न्यू। तो न्यू बार क्या हो जाएगा? न्यू अपॉन सी हो जाएगा, अर्थात तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम हो जाता है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि ई बराबर एच न्यू है, ठीक है, और न्यू बराबर क्या है? न्यू बार सी है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एच न्यू बार सी, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और अपन इसकी इकाई की बात का यूनिट की तो इसको अपन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स के अंदर मेजर करते हैं। तरंग संख्या का उपयोग मोस्टली अपन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इसका यूज लेते हैं। फोर्थ है अपनी एनर्जी, कि किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे अपन क्वांटा कहते हैं। ये अपने को पता है कि ईएम वेव से जो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर रिलीज की जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो किसके रूप में होती है? बंडलों के रूप में, अतः सतत नहीं होती, कंटिन्यूस इन्हें ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन नहीं होता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और उन पैकेट्स को अपन क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और एक क्वांटा की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है, अर्थात ई बराबर एच न्यू। ऊर्जा व आवर्ती में संबंध है। ऊर्जा व तरंग संख्या के में संबंध क्या था? कि ई बराबर एच न्यू बार सी। तो ऊर्जा व अगर तरंग दैर्ध्य में संबंध देखें तो क्या हो जाता है? ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा के बराबर। फिफ्थ है आयाम, कि तरंग के मूल बिंदु या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को अपन क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो डायग्राम बने देखिए वापस से एक बार, ये क्या होता है? आयाम। ये देखिए आयाम के मतलब तरंग का जो बीच में लाइन बता रखी है, ठीक है, एरो के द्वारा, इससे कोई भी तरंग का कितनी दूरी है, ठीक है, मतलब एक सुरंग और गर्त की दूरी अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी है, उस डिस्टेंस को अपन आयाम के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है।
जिसे अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अपना इस किसी भी वेग, किसी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है? उसका वेग कहलाती है। ठीक है कि ये एक ईएम वेव पर सेकंड कितनी डिस्टेंस तय करती है, वो उसका वेग कहलाती है। सभी विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, अपने को पता है, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। इसे प्रकाश का वेग कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी क्या होता है अपने पता है, न्यू लैम्डा के बराबर होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं कि किसी भी पदार्थ से ऊर्जा के अवशोषण व उत्सर्जन द्वारा ऊर्जा के क्रमश में वृद्धि या कमी होती है। प्राप्त विकिरणों के अगर विश्लेषण से स्पेक्ट्रम बनते हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। अगर स्पेक्ट्रम देखें तो दो प्रकार के मुख्य तो होते हैं, एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को भी वापस दो भागों में बांटा गया है, सतत और असतत, कंटिन्यूस और इनकंटिन्यूस। ठीक है, अगर असतत को भी वापस दो भागों में बांटते हैं, इसके अंदर या तो लाइनें या रेखीय लाइनें प्राप्त होती हैं या फिर हमें बैंड के रूप में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसको भी वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सतत और दूसरा है असतत। ठीक है, असतत को मुख्य रूप से यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो है परमाणु लाइनें और दूसरी या आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में देखने को मिलती है। आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम वापस से मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें है ये पहला घूर्णन स्पेक्ट्रम, दूसरा है कंपन स्पेक्ट्रम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक। इन तीनों को अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, किस किस भागों में डिवाइड किया गया है? आणविक या बैंड स्पेक्ट्रम को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, कंपन या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर। तो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर अपन जो अध्ययन करते हैं मोस्टली किसके अंदर करेंगे? यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत करते हैं। पहला अपना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।